हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास मैथ को लेकर है। क्या मैथ नहीं पढ़ना? क्यों? क्योंकि अभी आपको अपना सिलेबस नहीं पता। कोई बात नहीं, ये बात सभी के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन सभी के पास है कि हमारे चैप्टर्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। हर एक क्लास के स्टार्टअप के पहले अपने आप को उस क्लास में पढ़ने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैथ के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं ना जो अपने आप में बड़े कंफ्यूजिंग से लगते हैं, खास करके बच्चों को। अगर कोई बच्चा 5th से 6 में जा रहा है, नई तरीके से नई चीजों का स्टार्टअप होना, नई चीजों का आना उन्हें परेशान कर देता है, तो घबराइए मत, परेशान मत होइए। बहुत ही आराम से और बहुत ही धैर्य के साथ हम यहाँ पर मैथ के उन सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे मैथ के एक सेक्शन जिसको कि हम अलजेब्रा या फिर बीजगणित के नाम से जानते हैं, जिसकी स्टार्टिंग ही 6 क्लास से होती है, लेकिन वो 10th तक क्या जो मैथमेटिक्स लेके पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम यहाँ पर स्टार्टअप करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने के पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है चीजों को सीखने के दौर में हम इन चीजों को भूल जाएं। जो छोटी छोटी बातें होती हैं आप इनको लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप ये सारे के सारे क्लासेस कहाँ से अटेंड कर रहे हो और आपको क्लास लेना कैसा लगता है, या फिर मेरा क्लास में आपको किसी भी टॉपिक को एक्सप्रेस करना, इंट्रोड्यूस कराना या फिर उसे पूरी तरीके से समझाना कैसा लगता है। इस अगर आप कमेंट करते हो तो हमें अपने द्वारा किए जाने वाले मेहनत का रिजल्टेंट पता चलता है कि हमने जो प्रयास किया क्या हम उसमें पूरी तरीके से सफल हो पाए हैं, या फिर अगर कुछ गलतियां हैं तो उसमें क्या सुधार करना चाहिए, ताकि बच्चों को मेरी बातें अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आइए ज्यादा बात नहीं करते और सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि बीजगणित क्या होता है और बीजगणित के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये क्लास अलजेब्रा की है और अलजेब्रा की ये क्लास बहुत ही इजी होने वाली है। मैथ को देख के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज की क्लियरिटी दे रही हूँ कि मैथ जो है ना वो सभी सब्जेक्ट में सबसे इजी और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बात अलजेब्रा की है। अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। हम जब किसी भी तरह के वाक्यों को बोलते हैं, किसी तरह की स्टेटमेंट को बोलते हैं, अगर उन्हीं स्टेटमेंट को हम इक्वेशंस के यानी समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दें, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स के रूप में यानी कि बीजीय व्यंजकों के रूप में प्रस्तुत कर दे, तो यह विज्ञान जो गणित की शाखा है वो बीजगणित के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी भी समीकरण को किसी भी शब्दों में या वाक्यों में आने वाले प्रश्नों को समीकरण का रूप प्रदान करते हैं और उस आधार पर हम उनको हल करते हैं, तो इसे बीजगणित का नाम दिया जाता है। बीजगणित में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जानना है कि आपके अलजेब्रिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इन कंपोनेंट के आधार पर हम क्या क्या सीखते हैं। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशंस या फिर एक्सप्रेशंस। तो हम बात करेंगे कंपोनेंट की। देखिए, कंपोनेंट बहुत ही आसानी से समझने वाली चीज है। जैसे कि अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध, अदरक, इलायची। अगर आप इलायची वाली चाय बना रहे हो या अदरक वाली चाय बना रहे हो तो अदरक जो होगा वो मेन इंग्रेडिएंट, मेन कंपोनेंट होगा। ठीक उसी तरीके से जब हम बीजगणित को लगाते हैं तो हमारे प्रॉपर कंपोनेंट क्या होते हैं, पहली बारी आती है आपके ये जानने की कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होता है। तो पहला कंपोनेंट जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। देखिए, जब हम इक्वेशन लिखते हैं, आपने कई बार देखा होगा हमें किसी वस्तु का मूल्य पूछा जा रहा है, हमें उसका मूल्य नहीं पता होता तो हम एक सपोजिंग वैल्यू रख देते हैं। माना कि संख्या x है या लेट द सपोजिंग वैल्यू इज x। तो अगर x आप मान रहे हो तो ये x है क्या? पहले सवाल में आपने अगर x माना, हो सकता है उसका प्राइस 10 रुपए निकल जाए,
या फिर अगर आप दूसरे में किसी x की वैल्यू मान रहे हो और उसकी वैल्यू 10 की जगह 12 निकल जाए, तो ये वेरी करते रहते हैं। वेरी से वेरिएबल बना है, मतलब ऐसी राशियां जिनके मान वेरी करते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल के तौर पर वे राशियां होती हैं जिनको हम या तो अल्फाबेटिकल सपोजिंग वैल्यू के रूप में लेते हैं। अल्फाबेटिकल में आप कैपिटल लेटर ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, या फिर स्मॉल लेटर में ए बी सी ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, समथिंग कुछ भी ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप उसे क ख ग घ के रूप में लेते हो, या अ से अनार वाले अ आ के रूप में लेते हो। तो ये वेरिएबल हर एक क्वेश्चन के आधार पर वेरी करने की क्षमता रखते हैं। वहीं पे नॉन वेरिएबल में आपके नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर्स आते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर से लेकर आपके रियल नंबर तक के कोई भी नंबर इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, जिनके मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये हमेशा न्यूमरल वैल्यू होती है, ये हमेशा न्यूमरल वैल्यू होती है। अब बात आती है आपके ये जानने की ये नंबर होते हैं जो कि आपके नेचुरल नंबर से लेकर टू रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है जो कि मोनोनॉमिनल है, जैसे कि 2x, तो इसमें 2 जो होगा वो आपका नॉन वेरिएबल होगा और x जो होगा वो आपका वेरिएबल होगा। इस तरीके से ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है नॉन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं इनके साइन वैल्यू की। तो यहाँ पर आप प्लस के साइन को तो नहीं दिखाते, लेकिन अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस के साइन को हम दिखाते हैं। इस तरीके से दो साइन वैल्यू होती है, एक होती है प्लस की और दूसरी होती है माइनस की। अगला जो टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम टर्म को जाने कि हमारे किसी भी तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पर या इक्वेशन के तौर पर हमारे इक्वेशन में जो पद लिए जाएंगे उनके कितने टर्म्स होते हैं। टर्म को हिंदी में पद कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर पदों की बात करते हैं, यानी टर्म्स की बात करते हैं। ये था आपका पहला पॉइंट वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का। दूसरा पॉइंट है आपका टर्म्स, जिसको हम पद कहते हैं। मैं इनकी हिंदी लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसे चर राशि कहा जाता है और इन्हें अचर राशि कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं टर्म की, तो टर्म्स को हिंदी में पद के नाम से जाना जाता है। अगर आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो, चाहे वो चर के रूप में हो, अचर के रूप में हो, या चर अचर दोनों के रूप में हो, जैसे अगर आपने 7 + 3 लिखा तो ये दोनों आपके अचर राशियों के दो पद हैं, पहला पद 7 और दूसरा पद 3। लेकिन अगर ये कोई भी संख्या 100 लिखी हुई है तो ये एक पद में है, सिंगल है। वहीं पे अगर x² लिखा है तो ये भी सिंगल है। इसे हम हमेशा एक पदी या फिर मोनोनॉमिनल के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, मोनो। वहीं पे बात अगर हम करते हैं, हमारा कोई भी इक्वेशन दो पद में हो, जैसे कि x² या x + y, पहला पद हो गया आपका x और दूसरा पद हो गया y, ये हो जाएगा आपका बाइनॉमिनल, जिसको हम द्विपद कहते हैं, द्विपदी। और ऐसे ही अगर हमारा तीसरा हिस्सा भी जुड़ जाए x + y + z, तो ये हो जाएंगे आपको, इसको आप बाइनॉमिनल बोलोगे। ये है आपका त्रिपद या त्रिपदी, इसको आप ट्राइनॉमिनल्स कहते हो। और सबसे लास्ट आता है आपका पॉलिनॉमिनल, जिसमें x + y + z और सो ऑन, इसी तरीके से आपका पद बढ़ता चला जाता है। ये हो जाता है आपका पॉलिनॉमिनल, जिसको आप बहुपद के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से टर्म जो होते हैं वो आपके इस प्रकार से होते हैं।
अगर बात देखिए, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, उसके आगे हमने अगर मान लिया लगा देते हैं 4x², तो यहाँ पर x जो है वो आपका वेरिएबल है, लेकिन 4 जो है यानी कि किसी भी चर राशि के आगे जो हम संख्या लगाते हैं उसे हम हिंदी में गुणांक और इंग्लिश में कोएफिशिएंट का नाम देते हैं, और इसे समीकरण को हल करने के पहले जानना जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे समीकरण किन किन प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्वेशंस इन द अलजेब्रिक फॉर्म। यहाँ पे हम इक्वेशन की बात करते हैं। यानी समीकरण किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका लीनियर इक्वेशन, जिसको आप रैखिक समीकरण का नाम देते हो। लीनियर इक्वेशन जिसको आप रैखिक समीकरण का नाम देते हो, जैसे x + y = 0, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ऐसे में आपके जो समीकरण हैं उनका बेस फॉर्म होगा ax + by + c = 0। ये आपके लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। वहीं पे अगर हम बात दूसरे की करते हैं जिसको हम क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन कहते हैं, इसमें बारीकी ये है कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट यानी कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होता है यानी कि घात जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आप देखिए इस पे भी 1 का घात है, इस पे भी 1 का घात है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन की, इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन को हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। जैसा कि नाम है इसका, द्विघातीय समीकरण, यानी इसमें सबसे मैक्सिमम घात कितने का होता है, एक्सपोनेंट होता है 2 का। द्विघातीय समीकरण, इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² + by + c = 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितने का है, 2 का है, तो हम इसे क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है आपका क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिघातीय समीकरण। त्रिघातीय समीकरण, इसमें जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वो होता है आपके 3 का, यानी ax³ + by² + c = 0, या फिर आप लेके चलो cz + d = 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन लिखे जाते हैं। और समीकरणों के प्रकार होते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन और सबसे लास्ट में क्यूबिकल इक्वेशन। ये जो है वो आपके बीजगणित के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इसी तरीके से इन चीजों को समझोगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके आधार पर आप बीजगणित को बहुत ही सरलता से हल कर सकते हो। और आपके न्यू सेशन के चैप्टर्स को स्टार्ट करने के पहले मैं मैथ्स के और साइंस के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका नया वाला जो सेशन है जो आप अभी पढ़ने वाले हो, चाहे आप 9th से 10th में गए हो या फिर आप 10th से 11th में गए हो या फिर आप किसी भी न्यू क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक मैथ्स। आशा है आपको इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर इक्वेशंस को लेकर और साथ में कंपोनेंट को लेकर जो भी क्यूरीज अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे सामने रखिएगा जरूर, ताकि हम उसको पूरी तरीके से सुलझाने में आपकी मदद कर सके। और आज की क्लास यहीं तक एंड हो रही है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।